पेशकश में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे तालिबान को लेकर भारत का रुख की। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो की सेना जा चुकी है और तालिबान का अब पूरी तरह कब्जा हो गया है। कुछ दिन में वहां नई सरकार बन जाएगी। नए तालिबान का रुख कैसा होगा, इस पर भारत समेत दुनिया का रुख होगा। तालिबान के कब्जे के बाद जहां अफगानिस्तान में रूस, चीन और पाकिस्तान का दबदबा बढ़ा है, वहीं भारत की चुनौती बढ़ी है। तमाम आशा आशंकाओं के बीच तालिबान ने एक बार फिर भारत से दोस्ताना संबंध रखने की बात कही है। तालिबान के प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात जताई है। ये इच्छा जताई गई है तो वहीं भारत ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और स्टेनकजई की मुलाकात हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में भारत ने तालिबान को दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबान ने इसके लिए सकारात्मक रुख भी दिखाया है। दरअसल मौजूदा वक्त में अमेरिका के तालिबान से समझौते के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन इस पूरी कवायद में भारत साथ नहीं रहा। लिहाजा भारत को अलग थलग पड़ने का डर था। वैसे भारत शुरू से ही वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहा है। अब तालिबान की पहल के बाद भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की तालिबान से दोस्ती पर विपक्ष मोदी सरकार पर तंज भी कस रहा है। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि भारत को तालिबान से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? क्या इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं है? क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? करेंगे पड़ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाने का सपना तालिबान काफी सालों से देख रहा था, वो अब पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान में अब तालिबान राज आ गया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सभी ताकतवर देश देखते रहे और तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर बता दिया कि हम यहाँ आतंकिस्तान बनाने आए हैं। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका रात के अंधेरे में कायर की तरह भाग निकला और तालिबान उसको मुंह चिढ़ाता रहा। तालिबान के साथ सीक्रेट समझौता करने का कलंक लिए भी अमेरिका के माथे पर लग गया। यूएन में वीटो पावर की हैसियत रखने वाले देश रूस और चीन ने पहले ही तालिबान को कबूल कर लिया। अब दुनिया के सभी देश धीरे धीरे तालिबान को कबूल करने को मजबूर हैं। अब भारत की तो कूटनीतिक अग्नि परीक्षा पर चलते हुए तालिबान से एक तरह से बातचीत शुरू कर दी है। भारत काफी दिनों तक फैसला नहीं ले पाया कि वो तालिबान को हरी झंडी देगा या नहीं। वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलता रहा। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही भारत ने अचानक अपने कूटनीति में बदलाव किया और तालिबान की पेशकश पर बातचीत शुरू की। दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और स्टेनकजई की मुलाकात भी हो गई। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि भारत ने स्टेनकजई के सामने जो मुद्दे उठाए उस पर तालिबान का रुख क्या होता है, उसके बाद रिश्तों की नींव रखी जाएगी। भारत का अफगानिस्तान में करीब 23,000 करोड़ रुपए का निवेश है। 20 साल में अफगानिस्तान में विकास से जुड़े कई काम किए हैं। ऐसे में तालिबान के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर था। ऐसे अफगान नागरिक, खासतौर पर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनके बारे में भी चर्चा हुई। भारतीय राजदूत ने तालिबान से दो टूक कहा कि किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि तालिबान ने इन मुद्दों पर सकारात्मक संकेत दिए। तालिबान लंबे समय से भारत से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक 2019 में तालिबान की ओर से कश्मीर को लेकर बयान आया था। ये भारत का आंतरिक मामला है, वो इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। जानकारों का मानना है कि तालिबान से संबंध बढ़ाने की भारत की अहम वजह अमेरिका का तालिबान को लेकर बदला रुख भी हो सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने से पहले ही भारत को विश्वास में लिए बिना 2019 में तालिबान से बातचीत शुरू की, उससे समझौता करके चला गया। दोहा में तालिबान से बातचीत करने वालों में पाकिस्तान, रूस, चीन से लेकर ईरान तक शामिल थे, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। ऐसे में भारत अलग थलग पड़ता नजर आया था। भारत अब तक अमेरिका के पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने का इंतजार कर रहा था। अब अफगानिस्तान का भविष्य पूरी तरह से तालिबान के हाथ में। माना जा रहा है कि ऐसे में भारत को नए अफगानिस्तान से नए सिरे से रिश्ते बनाने के लिए अपनी डिप्लोमेसी में बदलाव करना पड़ा।
कुछ जानकारों का कहना है कि भारत को फिलहाल ये कोशिश करनी चाहिए कि भले ही पहले जितने दोस्ताना संबंध ना हो पाए, लेकिन संबंध ज्यादा खराब भी ना हो। भारत की वेट एंड वॉच नीति का ही नतीजा है कि अफगानिस्तान भारत को लेकर दोस्ताना संबंध वाला बयान दे रहा है। भारत को इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं कतर में भारत और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तालिबान के साथ भारत की दोस्ती को लेकर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तालिबान और बीजेपी सरकार चीखते रहे टीवी और रैलीज में, देश में तालिबान के नाम पर जहर घोलने अब चले हैं दोस्ती करने। उन लोगों से जिनसे थे खफा आज करने चले हैं उनसे वफा। खैर, विपक्ष हर मुद्दे पर सवाल उठाता ही है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है और राजनीति करना भी जरूरी है, लेकिन विदेश नीति जैसे मसलों पर सावधानी बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के सुझाव मांगे थे। अब सवाल है कि क्या तालिबान से बातचीत करना तालिबान को हरी झंडी देना है? क्या तालिबान से बातचीत आतंक से समझौता है? क्या तालिबान से बातचीत करना कूटनीतिक मजबूरी है? क्या भारत को तालिबान से बातचीत करना चाहिए? भारत को तालिबान से भरोसा करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो क्या भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ महेश वर्मा जी मौजूद है, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। शकील अंसारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है। मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर दीपक वोरा जी आपसे है, तालिबान से क्या भारत को बातचीत करनी चाहिए, और जो ये पहला कदम उठाया गया है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं सर? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक किया है, ताकि मैं आपसे और आपके विशेषज्ञों से सीख सकूं। आज 1 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान की स्थिति कोई नहीं जानता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। सिर्फ एक चीज जाहिर है, तालिबान वापस आ गए हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं कि वो जीत गए हैं। अभी तक किसी भी देश ने उनकी सरकार जो बनी नहीं है उसको अभी तक मान्यता नहीं दी है। ये नई सरकार क्या होगी, इंक्लूसिव होगी, गवर्न कर पाएगी, जो एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स है, कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, वापस आएंगे, किसी को नहीं मालूम है। मैम, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने नाम सुना होगा चंगेज खान का। बड़ी अच्छी बात कहा गया था कि घोड़े पर बैठकर किसी देश पर कब्जा करना आसान है, घोड़े से उतरकर उस देश पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। ये अब तालिबान समझ रहा है। अफगानिस्तान की छवि आप जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, अनगवर्नेबल फ्रैक्चर, वो रहते हैं इतिहास। 1500 साल पहले अलेक्जेंडर, पर्शियन, चंगेज खान, ब्रिटिश, सोवियत, अमेरिकन, सब ने ये सीखा। अब पाकिस्तान सीखेगा। आप पूछ रही हैं आपका सवाल कि हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्यों? हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हम लीगल गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, जैसी भी वो हो। ये हमें यूनिवर्सल रिस्पेक्ट दिलाता है। हम ग्लोबल रेफरी नहीं है। आप जानती हैं वेनेजुएला में इस समय वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मदुरो। अमेरिका कहता है जी हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानते, जिनको आपने हराया था हम उनको राष्ट्रपति मानते। इस प्रकार की नीति भारत नहीं अपनाता। कई देश हैं इस समय जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। मैम, एक चीज याद रखिए, जब 1999 में हमारा जहाज कंदहार ले जाया गया था, उस समय एक अफगान नहीं था उन अपहरणकर्ताओं में, सब पाकिस्तानी थे। बल्कि तालिबान ने हमारी मदद की थी, इंटरमीडियरीज वही लोग थे। हमने बहुत मदद की है अफगानिस्तान की, हम मदद लोगों की करते हो। आखिर मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो विपक्ष के हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, वो भांगड़ा नाच रहे हैं कि भारत के $3 बिलियन डूब गए। अरे मेरे भाई, वो $3 बिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारे तोहफे थे। हमने डैम बनाए, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, पार्लियामेंट बनाए। तालिबान उन सबको तोड़ देगा क्या? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा? उनको रखेगा तो हमें खुशी होगी कि लोगों के काम आ रहे हैं। इसीलिए हमारा कॉशियस एंगेजमेंट जो अभी तालिबान के साथ है, वो बिल्कुल राइट पॉलिसी है और इस सरकार की वो फोरसाइट को दिखाता है। मैं पूरी तरह से एज ए डिप्लोमेट, 48 साल हो गए
टेक्नोलॉजी में, हैंड काउंटिंग, ये सब। ठीक है दीपक जी, बने रहिए हमारे साथ। अस्थाना साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, अब जो स्थितियां हैं, तालिबान खुद भारत की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, इसके क्या मायने आप समझते हैं और क्या मायने निकालते हैं? क्या ये सही ट्रैक पे हम जा रहे हैं? तालिबान के सामने इस समय एक मजबूरी है कि उसको अगर गवर्नमेंट चलानी है तो उसको सभी देशों से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, और उसमें भारत भी शामिल है। दूसरी बात यह है कि जो जितना काम वहां पर भारत ने किया है और जितना डेवलपमेंटल वर्क भारत ने किया है, उसको अगर बरकरार रखना है और अगर और ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क करवाना है तो उसके लिए भी उसको भारत की तरफ देखना पड़ेगा। जहां तक उनसे बात करने या ना करने का सवाल है, देखिए इस दुनिया में जितने भी देश हैं सब अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। अभी तक किसी ने उनको मान्यता नहीं दी, और वही सिचुएशन भारत के साथ भी। बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे कुछ नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालना है, तो भाई बात तो उन्हीं से करनी पड़ेगी जो उसको निकाल पाएंगे। और आज की डेट में ये रियलिटी है कि कौन निकालेगा? तालिबान ही निकालेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के जितने भी जो सोल्जर्स हैं वो तो उन्हीं के खड़े हुए हैं ना। एयरपोर्ट उनके पास है, जो रूट जो है वो तो उन्हीं के कब्जे में है। तो अगर हमें अपने नागरिक को सही सलामत यहाँ लेके आना है तो बात किससे करेंगे? किसी से तो बात करनी पड़ेगी। वो तालिबान से बात कर रहे हैं। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमने तालिबान को मान्यता दे दी। मान्यता देने के लिए कुछ भारत की शर्तें हैं, वो शर्तें उनको बता दी गई हैं, और उन शर्तों में सबसे बड़ी चीज है कि भाई उनकी जो धरती है वो हमारे खिलाफ टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो माइनॉरिटी है, जो हमारे लोग हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी वो देखभाल करें और उनको वो ठीक से रखें। और अगर कोई इधर आना चाहता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी इधर हैं, तो उसमें मदद करें। अब इन तीनों बात से तालिबान ने इनकार तो नहीं किया। ठीक है। और अभी तक एक भी खबर ऐसी नहीं है कि किसी हिंदुस्तानी को वहां पर उन्होंने इस समय मारा हो या परेशान किया हो तालिबान की तरफ। तो मेरे विचार से ये जो बातचीत है ये इस समय इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने आदमी बाहर निकालने हैं, और उसके लिए बातचीत करना। ठीक है अस्थाना साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, भारत के सामने भी क्या वाकई कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से अब जो बैड तालिबान था वो गुड तालिबान बनता जा रहा है? बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली जो है अफगानिस्तान से जो हमारा रिश्ता है वो आज से नहीं है। हम और आप कभी काबली वाला पढ़ा करते थे चैप्टर। आप सोचिए कि हमारे उनके रिश्ते और आज की जो भूमिका है भारत की, उसको भी देखनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले, जैसे बहस शुरू करने से पहले जो आपने एक नरेशन आप लोग देते हो कि भाई जो मुद्दे हैं वो किन चीजों को लेकर, उसमें स्पष्ट रूप से हमने 26,000 करोड़ रुपए जो है अफगानिस्तान में ऐसे नहीं लगाया। हमने पाकिस्तान में तो नहीं लगाया ना, अफगानिस्तान में क्यों लगाया? क्योंकि हम वाकई मतलब चिंतक हैं। हम उस राष्ट्र में आते हैं जो अफगानियों की मदद करना चाहते हैं। हम तालिबान और अफगान को अलग अलग नजर से नहीं देख रहे हैं। हम अफगान को इस तरह से देख रहे हैं कि वो हमारा एक पड़ोसी देश है जिससे हमारा एक ऐतिहासिक संबंध है, भौगोलिक संबंध है। हमने वहाँ पे जो कुछ भी किया वो ये सोच के किया कि हमारा मित्र है, हमारा मित्र देश है, हमें इसे मदद करनी चाहिए। अब रही बात की दोहा में जो बात हुई उसमें एक चीज स्पष्ट देखिए, हमने आज तालिबान ने जिस तरह से हमारे लोगों को बाहर निकालने में मदद करी है, निश्चित रूप से हम उस बात से कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय की भूमिका, हमारी सरकार की भूमिका को तालिबान भी कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज करता है। कहीं हमें 95% हमारे जो इंडियंस लोग हैं, उसके अलावा हमने कुछ अफगानी मूल के या अफगानी नागरिकों को भी हमने वहां से मुक्त कराया। जी। तो ये चीज है जी, हमें कहीं न कहीं इस बात को थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है भारत को कि हम तालिबान से एक बार बात करके समझे तो सही कि उसके मिजाज में क्या है। उसके मिजाज में पाकिस्तान है,
उसके मिजाज में कोई और बात है, तो उस चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, मिजाज को समझने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। महेश जी, मैं आपकी बातों का ये मतलब निकालूं। शकील अंसारी जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि भारत की तरफ से जो कदम अभी तक उठाए गए हैं सही है? पहले वेट एंड वॉच की स्थिति और उसके बाद अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, सही है क्या? देखिए, वेट एंड वॉच की जो इनकी परिस्थितियां थी, आपके सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसको क्या, इसलिए कि उससे पहले आपने जो पॉलिटिकल जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हद तक लगता है कि नाकाम रही है जी। ये सार्क देशों का जो एक इशू था कि जिससे भारत को हम मजबूती के साथ इस क्षेत्र की नेतृत्व करते थे, अब वो इस पोजीशन पर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के भरोसे चीन और कह सकते हैं कि रशिया के साथ भी करीब होके वो एक ब्लॉक बना के वो हमको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं उनसे बैक के चैनल के जरिया बराबर करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया था दोहा में। ये स्थिति हमारी कैसी बनी? हम तो मेन उस अफगानिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारा इन्वॉल्वमेंट था और हमारी हैसियत बहुत कमजोर हो गई। क्यों हुई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब आज कहिएगा वेट एंड वॉच, और उससे पहले आप तालिबान को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे थे। आज आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे आपने कई सालों से आप बात कैसे कर रहे हैं? ये तो आप क्लियर कीजिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो स्ट्रेटजिक तरीके से जो हमारे लिए है, आप समझिए कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करना चाहता है। ये अलग बात है कि तालिबान ने इसको मना कर दिया है कि हम अपनी जमीन को किसी दूसरे के मुखालफत के लिए नहीं होगा। ये अलग बात है कि अफगानिस्तान की नए जो रहनुमा बनने वाले लोगों ने ये कहा है कि हम भारत के साथ भी अच्छा संबंध रखना चाहते हैं। ये अलग है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आज तक तालिबान के लिए हमारा क्या एटीट्यूड है ये क्लियर नहीं है। बोरा जी, आप ये बताइए कि यूएनएससी में जिस तरह से भारत को कामयाबी मिली है, भारत समेत 13 देश, ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान पर जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसके समर्थन में थी। और ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरह से यूएनएससी में एक सफलता मिली है उसी के साथ भारत भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह से इसे आप देखते हैं सर? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, सर थोड़ी रिसर्च करिए। हमने कभी भी तालिबान सरकार को टेररिज्म का खिताब नहीं दिया था। मुझे 48 साल हो गए डिप्लोमेसी में, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हम डील नहीं कर रहे थे उनके साथ, लेकिन उनको टेररिस्ट हमने कहा करता। अब जो समस्या होगी मैम, जिसकी आपने बात की है, जो भी सरकार आएगी अफगानिस्तान में, सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमिक होगी। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में जो उसकी जीडीपी है, 1/4 हिस्सा डेवलपमेंट असिस्टेंस, 9 या 10 बिलियन डॉलर जो उसके रिजर्व थे सोने के और फॉरेन एक्सचेंज, वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व में है। उन पर प्रतिबंध लगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिविल सर्वेंट्स को तनख्वाह नहीं मिली है कई महीनों से। क्या वो लौट के वापस आएंगे काम करने? हाँ, ये हमने सुना है कि लिथियम के ढेर सारे रिजर्व हैं जमीन के नीचे, और वो तो मेरी दादी भी कहती थी। अभी तक किसी को मालूम नहीं है उन्हें कैसे निकाला जाए। जहां तक पाकिस्तान की बात की है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, प्लीज दी अफगान्स, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आप समझ जाएंगे, दी अफगान्स कॉर्डियली डिटेस्ट पाकिस्तान। 1947 में अफगानिस्तान एक देश था जिसने कहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में एडमिट ना किया जाए। ये डूरन लाइन की बात करते हैं, दैट्स एन इमेजिनरी लाइन। तालिबान ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, कोई भी अफगान उसको स्वीकार नहीं करता है। तो पाकिस्तान इज इन ट्रबल।
पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तालिबान को देने को, वो तो खुद सड़क पर बैठता है कटोरा लेके, अल्लाह के नाम में भीख दे दे, मेरे पास खाने को नहीं है। द ओनली पीपल हु कैन हेल्प सर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स जो तालिबान का दोस्त है, कतार जो बहुत दोस्त है क्योंकि पूरी मीडिएशन वहां पे हुई है, और भारत जैसे देश जिनका टोटल इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों में है, ना कि वहां की सरकार में। जो मदद हमने की है इट्स फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। सर आपको याद दिला दूं 2002 में 10 लाख टन अनाज हमने भेजा था जब उन्हें आवश्यकता थी अफगानिस्तान को। पिछले साल 75,000 टन अनाज हमने फिर भेजा है, 1.5 लाख टन चावल हमने भेजे थे सर। ये भारत की दोस्ती है अफगान लोगों के लिए। फॉरगेट अबाउट सरकार कौन सी है वहां पर, आवर इंटरेस्ट इज द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और उसमें जो अभी सरकार है उसकी पॉलिसी बिल्कुल सही है। सर मैं डिसएग्री आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी समझ में, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, अस्थाना जी आपसे समझना चाहूंगी सर कि क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो तालिबान है वो आतंक विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है भारत के खिलाफ, और हालांकि काबुल ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है? अस्थाना जी, जमीनी हकीकत क्या है? हाँ, हकीकत की जहाँ तक बात है, देखिए मैं पॉलिटिक्स को परे रख के सिर्फ देश के बारे में बात करूंगा, सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। अभी आप देखिए कि इससे बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान में जो एलईटी और जेईएम वाले टेररिस्ट वहां पर थे, और उनको अगर अच्छे हथियार मिल जाते हैं और वो हमारे यहाँ आने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हमने हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है और भारत की सेना उनसे अच्छी तरीके से निपट भी सकती है, कोई हमें विशेष परेशानी नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहले भी जैसे मोहम्मद और एलईटी के पास में घुसने वाले आतंकियों की कमी नहीं थी। ये तालिबान से लोन देने के लिए उनको आदमी की जरूरत है नहीं। लेकिन क्यों आतंकवाद कम हुआ? क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटा और वहां पर एनआईए ने और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर अच्छा एक काम किया, और उस हिसाब से जो एक माहौल बन के सामने आया, सिक्योरिटी ग्रिड ताकतवर हुई, उससे ये थोड़ा कम हुआ है। जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्लीपर सेल अभी भी मौजूद हैं और उन स्लीपर सेल का ये लोग भी इस्तेमाल करें। अब बात आती है तालिबान की के बारे में, उनके ऊपर भरोसा कर सकते या नहीं कर सकते। साफ बात है कि उनके ऊपर भरोसा तो नहीं करते, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफ द डे बन जाते हैं तो हमें अपने हितों की रक्षा तो करनी चाहिए। और हमारे हितों में क्या है? हमें तालिबान से कहिए, अफगानिस्तान में कहिए कनेक्टिविटी। हमने एक जो रोड बनाई है, जो हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, वहां से रोड ले जा रहे हैं, वहां से हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाना है, वहां पे वो कनेक्टिविटी हमारे लिए जरूरी, भारत के लिए जरूरी है। पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टियां बदलती रहती है, उसके मैं एज सिक्योरिटी एनालिस्ट मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो उसको बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे से बात करनी पड़ती है। अब आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने कारगिल कराया, मुशर्रफ ने कू भी कराया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन क्या भारत ने उसके बाद उनसे बात करना बंद कर दिया? जब वो गवर्नमेंट ऑफ द डे बन गए, बात करनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ, अपने यहाँ देखें आप, जब भी कोई टेररिस्ट जो काउंटर इंसर्जेंसी में देखिए आप, कोई इंसर्जेंसी में जब मेन स्ट्रीम में कोई आना चाहते हैं तो लोग उसको बुलाते हैं। आपने देखा होगा एमएनएस कभी एक काउंटर इंसर्जेंसी संस्था थी, उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया जब टेबल पर बैठे बातचीत हुई, उसके बाद में एमएनएस की सरकार बनी मिजोरम में, और आज की डेट में एमएनएस जो मिजोरम है वो एक सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट है। तो ये समीकरण बदलते हैं, लेकिन इसका ये कहना नहीं है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान टेररिस्ट नहीं था या तालिबान टेररिस्ट नहीं है या तालिबान टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, वो करता है और हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो करेगा, और उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि अगर वो करेगा तो हम क्या करेंगे, और उसके लिए मेरे विचार से हम सक्षम है।
बिल्कुल, मुझे ठीक है। दूसरी चीज की एक चिंता है। मैं एक बस लास्ट बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल बताना रखिए चाहूंगा। बात रखिए जी। हमें तालिबान से इतनी चिंता नहीं है, उनके जो टेररिस्ट आएंगे उनसे भी इतनी चिंता नहीं है, वो हमारी फौज और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। हमारी ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो आइडियोलॉजी एक आ रही है उभर के, हाँ। कि भैया अभी जो जिहादी हैं वो जीत सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान में उसके जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। हाँ। और जिहादियों के मन में जो स्लीपर सेल्स हैं वो अगर ये सोचे कि हम एक्टिवेट हो सकते हैं तो ये गलत है, और इसको हमें एकदम कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल और कंट्रोल करना बिल्कुल पड़ेगा। कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके ठीक लिए है सर, मैं लीगल- लौटूंगी आपके पास, अस्थाना जी लौटूंगी मैं आपके पास। शकील अंसारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, चीन, पाकिस्तान और तालिबान ये जो मिलकर कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ऐसी चुनौती पैदा कर देंगे जो काफी मुश्किल हो? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि चीन हमारे बॉर्डर पर लगातार प्रॉब्लम खड़ा किए हुए है जी। हमेशा जी। पाकिस्तान तो हमारे यहाँ जो टेररिस्ट खेप भेजता है और उनकी जो एक्टिविटीज है वो आप जानते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने कहा था कि आप टेररिस्ट की मदद करते हैं इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जैसा हमारे अस्थाना साहब ने बताया है कि 13-14 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है तालिबान, उसमें वैसे भी समूह शामिल हैं जो भारत में टेररिज्म के लिए जिम्मेदार हैं। तो फिर हम किस तरह से उनसे बात करें? एक स्टेट से जब हम बात नहीं करते हैं कि तुम टेररिस्ट को प्रमोट करते हो, तो अफगानिस्तान के जो उन समूह के नेता के बनने वाली सरकार से हमारी टॉक कैसे होगी, बात कैसे होगी? ये दोनों क्लियर करने पड़ेगा बीजेपी की सरकार को, क्योंकि उनका डोमेस्टिक इशू अलग है। उनके लोग बयान कुछ दे रहे हैं, उनकी मीडिया लगातार बयान कुछ दे रही है, और कुछ लोग आके कुछ लोग बोल रहे हैं जो हमारी विदेश नीति को हम पर कर रहे हैं, जो हमारे हैं लोग। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, निश्चित नहीं करना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं है, तो हम तालिबान से कैसे बात करें? महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जब पाकिस्तान के लिए आप सख्त बिहेव रखते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां और दोस्ती साथ साथ नहीं हो सकती, तो फिर तालिबान के खिलाफ, या फिर यूं कहे कि तालिबान के खिलाफ उस तरह का बिहेवियर क्यों नहीं, वहां पर नर्म रुख क्यों अपनाया जा रहा है? महेश जी। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शकील साहब को भी और जेपी के दर्शकों को भी ये बता दूंगा, ये भारत जो भारत नहीं रहा, कभी यूपीए सरकार में जो है आतंक के आगे घुटने टेक किए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक करी, हमने वहाँ जो पाकिस्तान अपने आप को दुनिया का आतंक जनरल के पांव कांपे। आज ये चीज तालिबान को भी अच्छी तरह से एहसास होगा कि भारत की स्थिति और परिस्थिति क्या है और भारत में किसकी सरकार है। तो ये बात तो आप अगर कोई ये चीज हमें सोच के समझ के कि हम तालिबान के कहीं आतंक की वजह से हम उससे कहीं बात कर रहे हैं, ये बात तो नेहा जी बिल्कुल दिमाग से निकाल के लोग बात करें। आज हमारे एक आदमियों को भी अगर कहीं खरोच नहीं आई है तो वो आज की जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर तालिबान को वाकई सरकार चलाना है तो भारत से बात करे। हम भी चाहते हैं कि साउथ एशिया में शांति स्थापित हो, और अगर आतंक की बात वो करेगा तो पाकिस्तान से बात करे। जो होगा, जैसे हम पाकिस्तान आज के डेट में पाकिस्तान के साथ चाइना नहीं है क्या? परोक्ष रूप से पाकिस्तान को आज कौन मदद करता है? चाइना करता है ना। पाकिस्तान को मदद करने वाले लोग जो है, ये आज देखिए हमने आतंक का जो फंड है वो किस तरह से टूटा, किस तरह से हमने आज आप बताइए जो आतंक की वजह से हम घबराए रहते थे, हम कहीं जाने में आने में कहीं संकोच करते थे, हम ये सोचते थे कि हम जिंदा बच के आएंगे कि नहीं। आज क्या है? आज वो माहौल बदला है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल तालिबान में भी लोग समझदार है, ऐसे नहीं है कि बेवकूफ है सिर्फ वो इस्लामिक जिहाद को ही जानते हैं। उनके यहाँ भी बुद्धिजीवी और स्कॉलर हैं, वो भी समझते हैं कि अगर सरकार चलाना है तो भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। और आज भारत की अच्छी बात है, तालिबान के लोग कितने समझदार है, इस बात को भी आप बखान बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शकील जी जल्दी से अपनी बात रखिए। बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात ये कह रहा था
कि इन्होंने अभी हमको कहा कि कब सरेंडर किया, इन्होंने कब किया। अरे ये देश के इतिहास को देखें, पाकिस्तान को 2 भागों में हमने ये देश की सेना को बीजेपी बना देते हैं। और ये जब 71 का वार हुआ तो देश की सेना का फख्र था, जो हर हिंदुस्तानी को सर ऊंचा हुआ। उसी तरह सेना के कोई भी परिक्रम होते हैं वो सेना करती है, ये बीजेपी और कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन ये हर चीज को उससे जोड़ते हैं। दूसरी बताइए, हमारे पड़ोस में इनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है? कौन दोस्त है हमको बताइए पड़ोस जिससे हमारा मिलता है हमारा सरहद? हम सबके नेतृत्व करते थे सार्क की तरह। आज हमारा श्रीलंका जैसा लोग दोस्त नहीं है। आज पाकिस्तान तो पुराना दुश्मन है और चला गया नेपाल चीन के साथ। बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, बांग्लादेश भी हमारे साथ नहीं है। हमारी पॉलिसी जो है निश्चित रूप से कमजोर है, गलत है, गलत नीतियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से गलत हो रही है। सुन लेते हैं दीपक जी कितना इत्तेफाक रखते हैं शकील जी की बातों से। फॉरेन पॉलिसी बेहतर हुई है या फिर कमजोर हुई है? इसका फैसला आप खुद करिएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप देख लीजिएगा हमारे रीजन में भारत की छवि क्या है। श्रीलंका के साथ आप जो कहते हैं चीन की तरफ चला गया, वो नहीं गया। उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2 बिलियन से कम है। चीन उसकी मदद नहीं कर पा रहा। फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की है 2 दिन पहले और हमसे वो अनाज मांग रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। नेपाल में एक होते थे प्रधानमंत्री जो चीन के बहुत दोस्त थे, कहाँ गए? कूड़ेदान में चले गए इतिहास के। बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मालदीव के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी साथ। मैडम, मैं सिर्फ जाते वक्त इतना कहना चाहता हूँ, आज से 10 या 15 या 20 साल के बाद मेरी एक्सपायरी डेट मैं समाप्त कर लूँ सर, मैं समाप्त कर लूँ सर। आज से 10 या 15 या 20 साल बाद मेरी एक्सपायरी डेट आ चुकी होगी। आप तो बहुत जवान है, आप एक डिस्कशन एंकर करेंगी, उसमें कहेंगी 2021 में इंडिया की ब्रिलियंट फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी के कारण अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त बना है। देखिए कितनी अच्छी हमारी उनके साथ मुलाकात है। और जब उस समय आप कहेंगी किसी से, जो लोग देख रहे होंगे, हाँ पाकिस्तान, तो जाइए पुस्तकालय के हिस्ट्री सेक्शन में और पढ़िए कि एक देश होता था कॉल्ड पाकिस्तान। ये मेरा संकल्प है मैम, ये मैं समझ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा लेकिन आप रहें। नहीं, हम तो ये चाहते हैं सर कि तब तक आप जिंदा रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पे बैठते रहें। आपसे मैं जानना चाहूंगी अस्थाना जी, आप मुझे बताइए कि आईएस के खतरे को तालिबान से दोस्ती करके क्या कम किया जा सकता है क्या? आईएस के खतरे को देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आईएस का थोड़ा सा रुख ये है कि भाई तालिबान ने क्योंकि एक डील करी है अमेरिका के साथ, वो आईएस को बहुत खास पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए उनके संबंध टेम्परेरीली बिगड़ गए हों। लेकिन है ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे। आपने देखा होगा कि जब तालिबान ने जेल खोल के आईएस के बहुत सारे प्रिजनर्स को रिहा कर दिया था, तो खतरा जहां तक हमारा सिक्योरिटी का सवाल है, वो हम इन सबको एक ही नजर से देखते हैं और हमें इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो ए टेरर ग्रुप हो या बी टेरर ग्रुप हो। तो ये तो मेरी जहां तक सिक्योरिटी की बात है। दूसरी बात, जहां तक इन अफगानिस्तान से और तालिबान से बात करने की सवाल है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका क्या रुख होगा, मेरे विचार से भारत को अभी थोड़ा प्रियम्प्ट नहीं करना चाहिए और ना ही भारत प्रियम्प्ट कर रहा है। जब वो सरकार बनेगी, अभी तो सरकार ही नहीं बनी, जब बनेगी उसका क्या रुख होगा, उसके मुताबिक मेरे विचार से जो हमारे प्लानर्स हैं वो उस मुताबिक एक्शन करेंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वोरा साहब का भी बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है। पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलता रहेगा। दुनिया में कोई ऐसी डेमोक्रेसी है जहां ये कहानी नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि जब नेशनल इंटरेस्ट होता है तब सबको जुड़ जाना चाहिए। और नेशनल इंटरेस्ट में मुझे अच्छा लगा ये देख के कि जब डिस्कशन हुआ था पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के ऊपर, तब तकरीबन सभी एक ही पहलू पे बात कर रहे थे। सारी पार्टियां यही बोल रही थी कि वेट एंड वॉच की समय बेहतर पॉलिसी। और उसी मुताबिक आगे भी जब भी नेशनल इंटरेस्ट सामने आएगा, हम तो यही देखना चाहेंगे फौजी के तौर पे, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कि सब एक साथ आके अगर देश की बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भूमिका होगी वो तालिबान को लेकर ये स्पष्ट होगी। वो किसी भी तरह से
उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो वहाँ की जनमानस के खिलाफ, जो आतंक को कहीं, आतंकी समूहों को कहीं समर्थन देता है। अब सवाल है कि इनके यहाँ इनका सुप्रीम कमांडर कौन बनता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, इनका सुप्रीम काउंसिल कौन बनता है, ये चुनाव कब कराएंगे। तो ये जो बात आप कह रही है कि भारत की भूमिका जो है हर तरह से एक मजबूत सर, तालिबान की क्या फितरत रही है ये शायद किसी से छिपी नहीं है। कश्मीर में हथियारों को सप्लाई करना चीन और तालिबान की ये कोशिश हमेशा से रही है। उसके बावजूद भी अगर आप की तरफ से ये कहा जाएगा कि अगर उसकी गतिविधियां ऐसी रहेगी तो भारत की तरफ से ये स्टैंड होगा। सर, दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया जा रहा है ना, तभी तो सवाल ये किया जा रहा है कि जब दोस्ती होगी तो क्या मान्यता भी दे दी जाएगी? नहीं, देखिए भारत का हित जो है ना, भारत के हित में जो जरूरी है वो कदम उठाया जाए। इसको ना आप दोस्ती की संज्ञा दे सकती है ना दुश्मनी। अब रही बात इसका इंटरप्रिटेशन जो है लोग कई तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी शकील साहब ने कहा कि भाई नेपाल हमसे जुदा हो गया, बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, भूटान हमसे जुदा हो गया, श्रीलंका हमसे जुदा हो गया, चाइना। जी भाई, आपके ये कह देने से हमारा अहित क्या हुआ? बांग्लादेश को, पाकिस्तान को जो है सार्क के चेयरमैन के नाते बुलाया ही नहीं। नेपाल जो है आज भी जो है 95% उसकी इकोनॉमी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। कोई पालन पेश है क्या कोई आदमी? हर एक आदमी समझता है। व्यवस्था को ऐसे कह देने से भारत की जो एक छवि बनाई जाती है हमारे अपोजिशन के लीडरों के द्वारा, ये गलत है। ऐसे विदेशी मामलों में इस तरह का बयान जो है वो अवांछनीय है। मतलब उसका कोई ठीक है। क्या जो स्थितियां हैं, क्योंकि आरोप ये भी है कि रूस के दबाव में भारत कहीं ना कहीं ये कदम उठा रहा है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, या फिर यूं कहे कि मान्यता देने की तरफ अग्रसर है, क्या ऐसा है क्या? मैंने आपसे क्या कहा कि मान्यता भारत इस चीज को जरूर देगा। अगर इसको भी हमारी कोशिश ये जरूर है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में वहाँ की जो जनमानस है, वहाँ की जो जनहित में है, लोकहित में है, जो अफगान के हित में है, उसके हित में काम करे। आतंकी गुटों के प्रभाव में, इस तरह के उनके दबाव में, पाकिस्तान के दबाव में आदर की सरकार या सरकार ने, मैंने आपसे क्या कहा कि जो उनका सुप्रीम काउंसिल का गठन है उस तरह से गठन ना हो, उसमें भारत की भूमिका बड़ी होने जा रही है। इस तरह से अफगानिस्तान में अगर तालिबान अगर सरकार भी स्थापित करता है तो वो सरकार जो है वहाँ के जनतांत्रिक मूल्यों पर रक्षा करे। ठीक है सर, शकील जी, बातचीत के आधार पर क्या ये तय किया जा सकता है कि तालिबान भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा? भरोसा किया जा सकता है क्या? देखिए, तालिबान का जो पास्ट रहा है उनके बेस पर तो हम कुछ अभी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि उनके अभी टेस्टिंग पॉइंट बाकी है। अब कुछ दिन रहने दीजिए। लेकिन हमको प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की नीति ऐसी होनी चाहिए जो देश की रक्षा, सुरक्षा और के लिए आवश्यक हो। और हम समझते हैं कि बीजेपी की जो सरकार जो कर रही है, अब आप देख लीजिए, हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड जो रशिया है वो हमसे कुछ दूर हो गया, और वो अमेरिका जो तालिबान के को मिलकर जो 20 साल तक जो उनके लोगों ने मदद की थी, आज उनको वहां उन्हीं के हालत पर और उनके नामों और लिस्ट देकर फरार हो गया। ठीक है, अब तो देखना है कि आगे क्या होगा। इसलिए कि अमेरिकी पॉलिसी कल भी वो अपने हित की बात करती है, तो हम अमेरिका की पिछलग्गू ना बने, अपने हित की राजनीति करें। नहीं, अगर आपकी सरकार होती तो कैसी नीति होती सर? हमारी सरकार भी होती तो सरकार की नीति होती ना, वही होती जो देश हित के लिए होती। हम कहाँ कह रहे हैं? डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए आप कुछ कहिए, इंटरनेशनल के लिए कुछ कहिए, आपके टोटल चतुरकार जो पत्रकार हैं दिन रात गाली दे, उसके बाद आप समझिएगा कि तालिबान से आपके अच्छे संबंध हो जाएंगे। इम्पॉसिबल। जी, यही बात तो सर बीजेपी कह रही है। ठीक है महेश जी, जल्दी से बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बात पे मुझे सख्त आपत्ति है। भारतीय होने के नाते इनको इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए।
वो तो जो देश हित में बोलेगा, सबसे देश विरोधी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। देश हित में जो बोलेगा उस पर आप क्वेश्चन मार्क करिएगा, ये आपकी फितरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं आपसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी अगर इस देश दुनिया में कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। नहीं, आप पाकिस्तान के साथ कहां? आप प्लेन मेरा उतरा था कभी बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ के शादी में आप शामिल हो गए। कुछ कहना और दूसरा अगर कहे तो कुछ है, एक के बदले 10 गर्दन लाने की बात करके बात रखिए। प्लेन नवाज शरीफ के हाथ उतर जाता है, कल तालिबान के हाथ उतर जाएगा, आपका कौन ठिकाना है? ठीक है शकील जी, ठीक है। वोरा जी जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं इतना कहना चाहता, पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। अफगानिस्तान आज सबसे नीचे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब में नीचे है। लेकिन क्या उम्मीद है? अफगानिस्तान की मीडियन एज 19 साल की है, हमारी 29 साल की है भारत में, यानी आधे अफगान 19 साल से कम है, आधे 19 साल से ज्यादा है। 19 साल से कम है, उनका जन्म हुआ था जब तालिबान 1 चली गई थी। उन्होंने आजादी देखी है, उन्होंने डेमोक्रेसी देखी है, उन्होंने नाइट क्लब देखे हैं, होटल्स देखे हैं, स्कूल्स देखे, कॉलेजेस देखे हैं, फ्रीडम देखी है, औरतें बुर्का के बिना घूमती हैं, ये देखा। ये लोग लाएंगे अफगान स्प्रिंग अगर तालिबान ने इन्हें कुचलने की कोशिश करी। ये मेरी प्रार्थना है। एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। वोरा जी आपसे मेरा सवाल है, क्या वाकई अब भारत को आगे बढ़ना चाहिए और मान्यता तालिबान को देनी चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है क्या? सरकार तो बन जाए, देखा जाएगा किस तरह की। हमने कभी मान्यता वापस तो ली नहीं है। हम अफगानिस्तान से हमारे राजदूत आए, हमने ये नहीं कहा कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ रहे हैं, हमने तोड़े नहीं है। हम आ गए हैं, वापस राजदूत को भेजेंगे। डिपेंड करेगा किस टाइप की सरकार आती है। ऑल इंक्लूसिव, मल्टी कल्चरल, मल्टी पार्टी, मल्टी एथनिक हमारे लिए बहुत अच्छा जी। वेट एंड सी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।